कि ये चीज जो मैं कर रहा हूं वो सही नहीं है, उससे आउटकम्स नहीं आ रहे, तो बदल डालिए ना, कुछ नई चीज लेके आइए। मेरे को फायदा होना चाहिए, मुझे उस एग्जाम में टॉप करना है, मुझे मैक्सिमम नंबर लेके आना है, तो मुझे मैक्सिमम नंबर लेके आना है तो मुझे बारी बारी से प्रयोग करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो मैं कह दूंगी नहीं मुझे समझना है, हर चीज समझने वाली होती नहीं है भाई। आप ही कह दो कि मुझे आईक्यू बुद्धि वाला टॉपिक है वो समझना है, कुछ है ही नहीं, फैक्ट है कंप्लीट। रट लोगे तो ज्यादा फायदा है, ज्यादा नंबर सही आ जाएंगे। समझ रहे हो आप? जहां रटने से फायदा होगा वहां मैं रट लूंगा। जहां मुझे समझना है, लर्निंग को समझना है, डेवलपमेंट को समझना है, एडजस्टमेंट को समझना है, इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना है, मोटिवेशन को समझना है, पर्सनालिटी को समझना है, वहां मैं समझ लूंगा ना चीजों को, रटूंगा नहीं मैं। मुझे तो केवल सिलेक्शन लेना है सर, मेरा अप्रोच ये है। ऐसे बच्चे आजकल सक्सेसफुल हैं, ऐसे लोग बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, ऐसे लोग रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हैं। वो आउटकम्स की बात कर रहे हैं, और आउटकम्स लाने के लिए यदि मुझे थोड़ा झुकना पड़ता है तो मैं झुक जाऊंगा। यदि मुझे रिश्ते को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा खड़ा होना पड़ता है तो मैं वहां खड़ा भी हो जाऊंगा। थोड़ा सा मुझे पीछे हटना पड़ता है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, और थोड़ा सा मुझे आगे जाना पड़ता है तो मैं आगे चला जाऊंगा। बट सर मैं हर प्रयास करूंगा उसको बनाए रखने के लिए। ये मेरा वर्क इथिक है। स्मार्ट लोग, सक्सेसफुल लोग ये हमेशा इसका इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तल मतलब केवल रटना है, नितल मतलब चीजों को गहराई तक समझना है। वर्क इथिक कहता है कि साहब जहां रटने की जरूरत है वहां रट लूंगा, जहां समझने की जरूरत है वहां समझ लूंगा। मैं इन दोनों का बारी बारी से प्रयोग करूंगा। मेरा एक ही टारगेट है, मेरे को इस परीक्षा में अधिकतम नंबर प्राप्त करने हैं, तो मैक्सिमम नंबर लेके आना है। ये मेरा अप्रोच है, ये वर्क इथिक है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है किसी बच्चे को? लिखा दूं? लिखाने की भी कहां जरूरत है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपके दिमाग में फिट नहीं होती, जाके बताओ, लिखो। फेरेंस मर्टन ने इसके 3 प्रकार बताए हैं। पहला है तल। तल का मतलब है रट लेना। सूचनाओं को केवल मैं रट लूंगा सर। तल का मतलब क्या है? रट लेना। सूचनाओं को केवल रटूंगा, रटाफिकेशन करना है मुझे तो। उसके बाद क्या आएगा? नीतल। नीतल में क्या आएगा? मुझे सूचनाओं को समझना है गहराई तक, वो भी सूचनाओं को गहराई तक समझना है, सूचनाओं को गहराई तक समझना है, ये नीतल है। मतलब ये रटने का विरोध करेगा। और तीसरा क्या है? वर्क इथिक। वर्क इथिक क्या कहता है? क्या कहेगा? मुझे परीक्षा में अधिकतम नंबर लेके आने हैं, इसलिए मैं बारी बारी से दोनों का प्रयोग करूंगा। मुझे परीक्षा में अधिकतम नंबर प्राप्त करने हैं, मुझे परीक्षा में अधिकतम नंबर प्राप्त करने हैं, मुझे परीक्षा में अधिकतम नंबर प्राप्त करने हैं। अतः बारी बारी से तल और नीतल का प्रयोग करूंगा। कभी मैं बॉटम का प्रयोग कर रहा हूं, कभी मैं इंटेंसिव का प्रयोग कर रहा हूं। ये मेरा वर्क इथिक है। लिख लिया? अब इन 3 से 3 विचारधाराएं निकलती हैं, तल, नितल, वर्क इथिक। अब आएगा इन 3 में से 3 विचारधारा निकलती हैं, इनको समझना पहले आपको। व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निर्मितवादी।
अधिगम के 3 उपागम मैंने पढ़ाए, तल, नितल और वरक इथिक। इन तीनों में से 3 विचारधाराएं निकली। इनका नाम है व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और निर्मितवाद। ये आपके 3 प्रकार के सिद्धांत आपको डिटेल से पढ़ने के एक प्रकार के, लेकिन ये सिद्धांत तब समझ में आएंगे जब आपको ये वर्ड समझ में आएंगे, शब्द समझ में आएंगे। अब आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको पहले तो 6 या 7 प्रश्न कम से कम इस पे मिलेंगे। व्यवहारवाद क्या है, ये है क्या, किसकी बात करता है। ऐसे ही 2 या 3 प्रश्न आपको यहां मिलेंगे, संज्ञानवाद क्या है। और ये तो खैर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो शायद ही कोई एग्जाम का पेपर हो और उसमें यहां से प्रश्न नहीं है, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं। तो आपको बेसिक समझना पड़ेगा कि सर है क्या ये, इन तीनों अप्रोच को समझना पड़ेगा। देखो व्यवहारवाद क्या है, जो वाटसन ने दिया था, व्यवहारवाद के फादर कहलाते हैं। और व्यवहारवाद का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये सीखने को ज्यादा मानसिक नहीं मानता, ये तो यांत्रिक मानता है सीखने को। ये सीखने को कंडीशनिंग मानता है। ये कहता है कि आप जैसे लोगों के बीच में रहोगे वैसे बनना शुरू हो जाओगे आप। मतलब वो आपकी आंतरिक क्रियाओं को स्वीकार ही करने को तैयार नहीं कि साहब इंटरनल चीजें कुछ होती हैं क्या। वो तो कहता है बाहरी रूप से इंसान प्रभावित होता है। आपको मैं बदल सकता हूं, टीचर में इतनी ताकत होती है कि वो कैसे भी लर्निंग सिचुएशन क्रिएट कर देगा और बच्चे के अंदर वो ऐसा जुनून पैदा कर देगा कि बच्चा उसमें सीख जाएगा। ये कहता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद कहता है कि बच्चे को किसी भी अवस्था में बदल सकते हैं आप, बस केवल उसके बाह्य इन्वायरमेंट को चेंज कर दो आप। ये कहता है कि मैं तुम्हारे व्यवहार के आधार पर भविष्यवाणी कर सकता हूं, मुझे तुम्हारी मानसिक क्रिया नहीं देखनी, तुम्हारा केवल बिहेवियर चेक करना और बिहेवियर के आधार पे ये सब बातें जो करता है वो कौन करता है, व्यवहारवाद। अब एक एक चीज याद करनी पड़ेगी आपको जो मैंने बोल ली है, मैं लिखाऊंगा इनको डिटेल में, एक एक शब्द में प्रश्न आएगा। व्यवहारवाद किसका समर्थन करता है, व्यवहारवाद की विशेषता है या नहीं है। संज्ञानवाद है जो मानसिक क्रियाओं की बात करता है सर। ये कहता है व्यक्ति जन्म के साथ कुछ क्रियाएं लेके आता है, जिसको उसने व्हाइट बॉक्स कहा था। क्या कहा था, वो ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं। ब्लैक बॉक्स की बात कौन करते हैं, बिहेवियरिस्ट। ये कहता नहीं बच्चा व्हाइट बॉक्स होता है। व्हाइट बॉक्स का मतलब है वो आंतरिक रूप से मानसिक क्रियाओं के साथ पैदा होता है। ये कहता है वातावरण प्रभावित करता है, नो डाउट, बट सबसे अधिक प्रभावित करते हैं उसकी वो आंतरिक क्रियाएं। तो जो मानसिक क्रियाओं की बात करता है, जो संज्ञान की बात करता है, जो मेटा संज्ञान, मेटा कोग्निशन की बात करता है, जो सूचनाओं के संगठन की बात करता है, जो सूचनाओं की प्रोसेसिंग की बात करता है, जो सूचनाओं की ट्रांसमिशन की बात करता है, वो आपका कॉग्निटिव अप्रोच है। और तीसरा आता निर्मितवाद। ये कहता है यहां वातावरण इंपॉर्टेंट है, वातावरण बदलता है। ये कहता है यहां मानसिक क्रिया इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि निर्मितवाद का मतलब है वो जो यहां से चीजें ले रहा है उनको अपने पहले से जो जानता है उससे कंपेयर करेगा और उनको एक नया रूप प्रदान कर देगा। वो दोनों से आई हुई चीजों को जब वो एक नया रूप देता है, यानी वो क्रिएशन करता है, वो जब सर्जन करता है, तो वो अप्रोच बन जाता है निर्मितवाद। अब मैं एक एक करके सबको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा व्यवहारवाद क्या है, और फिर व्यवहारवादी सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, इन सब का जिक्र करूंगा मैं। तो हेडलाइन डालो व्यवहारवादी, ये लिख ले पहले कि इन तीनों उपागम से 3 विचारधाराएं निकलती हैं। इन तीनों उपागम से 3 विचारधाराएं निकलती हैं। इन तीनों उपागम से 3 विचारधाराएं निकलती हैं। इन 3 उपागम से 3 विचारधाराएं निकलती हैं। व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और निर्मितवाद। व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, निर्मितवाद। व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, निर्मितवाद। लिख लिया, लिख लिया यहां तक। अब 1 नंबर पे हेडलाइन डाल लो व्यवहारवाद। जो मैंने अभी बोला है, जो ज्ञान दियो है ना मैं अभी, वो ज्ञान था, लिखना, लिपिबद्ध करना बस में। व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के पिताजी कौन थे, वाटसन।
वॉटसन ने 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की थी सर। कब स्थापना की थी? 1913 में। उन्नीस सौ 13 में व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? वॉटसन ने 1913 में। कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? बहुत बढ़िया। एक प्रश्न आपसे भी पूछ सकता है कि व्यवहारवादी कौन कौन होते हैं। वैसे तो मैं सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। व्यवहारवादी कौन होते हैं? वाटसन है, वुडवर्थ है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, मैकडुगल है, पॉलेंस्की है, पावलोव है, सीएल हल है, एडविन गुथ्री, सब व्यवहारवादी। वैसे सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो हो जाएंगे ये। व्यवहारवाद की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये कहता है कि व्यक्ति को जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वो उसके आंतरिक कारक प्रभावित नहीं करते, बाह्य कारक। बाह्य कारक मतलब बाह्य वातावरण। आंतरिक कारक की तो बात कौन करता है, और ये किसकी बात करता है? अब एग्जाम में आ गया प्रश्न कि बाहरी कारकों को सीखने में सबसे महत्वपूर्ण किसने माना है? व्यवहारवाद। लिख लो पहली लाइन। इसके अनुसार, किसके अनुसार? व्यवहारवाद के अनुसार। इसके अनुसार बाहरी कारक ओब्लिक बाहरी वातावरण, बाहरी कारक ओब्लिक बाहरी वातावरण सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाहरी कारक या बाहरी वातावरण सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाहरी कारक या बाहरी वातावरण सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप तो ये बाहरी कारक शब्द को अंडरलाइन कर लेना, ये वर्ड अच्छा है, ये आ सकता है। नंबर 2 चीजें, ये प्रश्न कई बार रिपीट है तो 2 नंबर में मैं लिखा रहा हूं, आरपीसी ग्रेड फेस्ट में स्पेशली। कौन सी विचारधारा ये मानती है कि व्यवहार का वस्तुनिष्ठ निरीक्षण किया जा सकता है? ये वस्तुनिष्ठ वर्ड बहुत बार आया हुआ है कि व्यवहार की वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव स्टडी की जो बात करता है वो कौन करता है? व्यवहारवाद। लिख लो, व्यवहार के वस्तुनिष्ठ अध्ययन को महत्वपूर्ण मानता है। व्यवहार के वस्तुनिष्ठ अध्ययन को महत्वपूर्ण मानता है। व्यवहार के वस्तुनिष्ठ अध्ययन को महत्वपूर्ण मानता है कौन? व्यवहारवाद। नंबर 3, इस उपागम के अनुसार, इस उपागम के अनुसार शिक्षक अधिगम परिस्थितियों का निर्माता होता है। इस उपागम के अनुसार शिक्षक अधिगम परिस्थितियों का निर्माता होता है। शिक्षक अधिगम परिस्थितियों का क्या होता है? निर्माता। यह बात समझ में आएगी थारा? और ये सच भी है, इसमें कोई गलत डाउट नहीं है इसमें। मतलब टीचर चाहे तो ऐसा एनवायरनमेंट दे सकता है कि बच्चे की पढ़ने में आनंद आने लग जाए, उसको मजा आने लग जाए। वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है, ताकतवर वर्ड है और ये सच भी है। मतलब वो यदि प्रेजेंटेशन अच्छा करे, पढ़ाए बहुत अच्छा, तो जिन बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता वो बच्चे भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। मतलब वो ऐसा लर्निंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। 4 नंबर पे, सीखने में एसआर, सीखने में एसआर, एसआर मैं समझा दूंगा, आप लिख लेना एक बार। अनुबंधन, निरीक्षण, सीखने में एसआर, अनुबंधन और निरीक्षण को महत्वपूर्ण मानता है।
सीखने में एसआर, अनुबंधन और निरीक्षण। एसआर जानो क्यों है, बताओ धनी। एसआर को मतलब, एस को मतलब स्टिमुलस होगा, आर को मतलब होगा रिस्पॉन्स। आपसे ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था कि व्यवहारवाद के अनुसार व्यवहार की इकाई क्या है, तो व्यवहार की इकाई किसको बताया इसने, एसआर को। ये प्रश्न आया हुआ है, ऐसा याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद रहे तो साइड में लिख लीजिए कि व्यवहारवादी व्यवहार की इकाई किस चीज को मानते हैं, तो व्यवहार की इकाई किस चीज को मानते हैं, एसआर को। एसआर जान गए, उद्दीपक अनुक्रिया। एस का मतलब उद्दीपक होता है, स्टिमुलस होता है, और आर का मतलब रिस्पॉन्स होता है। मतलब व्यवहारवाद में जो भी अपन सीखेंगे ना, जितने सिद्धांत मैं पढ़ाऊंगा आपको, उस सिद्धांत सब इसके बीच में चलेंगे। कोई तो कह रहे हो कि उद्दीपक अनुक्रिया में ऐसे करोगे तब सीखोगे, कोई कहेगा पुनर्बलन करोगे तब सीखोगे, कोई कहेगा समीपता करोगे तब सीखोगे। सभी व्यवहारवादी सीखने की जो व्याख्या करते हैं ना, वो एस आर के बीच की व्याख्या करते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसलिए सीखने की इकाई किसको मानता है, ये एस आर को मानता है। ठीक है। अनुबंधन वर्ड जानते हैं, कंडीशनिंग। ये कहता है सीखने में कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। आप कंडीशनिंग था रहे हैं, समझ में को नहीं आओगे, लेकिन जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी उसमें मैं आपको एक आईपी पावलो का सिद्धांत पढ़ाऊंगा, उससे आपको कंडीशनिंग वर्ड कंप्लीटली तुम्हारे दिल और दिमाग में बैठ जाएगा कि कंडीशनिंग क्या होती है। ठीक है। निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, ये कहता है कि बच्चे देखकर सबसे अधिक सीखते हैं, दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। अब यहां से प्रश्न आ गया, किताब में केवल इतना लिखा हुआ है कि निरीक्षण को इंपॉर्टेंट मानता है। आप पेपर उठा के देखना 2021 संस्कृत शिक्षा विभाग का, वहां एक प्रश्न आया, कौन सी विचारधारा अवलोकन योग्य तत्वों की बात करती है या अवलोकन योग्य व्यवहार की बात करती है। अब एक वर्ड से निकला निरीक्षण से, भाषा साइकोलॉजी में चेंज होती है। यह कहता है ऑब्जर्वेशनल, मतलब अवलोकन और ऑब्जर्वेशन एक ही बात है कि अपन बच्चे के व्यवहार का अवलोकन करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बच्चा कहां जाएगा। जो मैंने वस्तुनिष्ठ स्टडी की बात की वही तो है। ये कहता है कि बच्चे के व्यवहार के आधार पे तुम ऑब्जेक्टिव स्टडी कर सकते हो, तुम बता सकते हो कि बच्चा कैसा है, और इसके जो निष्कर्ष होंगे वो प्रमाणिक होंगे, वैज्ञानिक होंगे। तो ये लाइन आप नीचे अंडरलाइन करके लिख लेना, यह अवलोकन योग्य व्यवहार की बात करता है। यह अवलोकन योग्य व्यवहार की बात करता है। यह अवलोकन योग्य व्यवहार की बात करता है। कौन कौन करता है? व्यवहारवाद। लिख लिया, डन। और फिर लिखना आप, एक अवधारणा दी थी इन्होंने, ब्लैक बॉक्स की अवधारणा। ये प्रश्न एस्टेट में आया था, ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स की अवधारणा एस्टेट में आया हुआ प्रश्न है। ब्लैक बॉक्स से क्या समझते हैं आप? हैं? हाँ, कोरा कागज कह सकते हो आप। जो जॉन लॉक का अपने स्टेटमेंट कहते हैं, बच्चा जन्म के समय कोरा कागज है, टेबुला रेशा है, कोरी स्लेट है। क्या मतलब होता है इसका? मतलब आप जब पैदा होते हो उस समय कुछ लेके थोड़ी आते हो, कुछ नहीं लेके आते हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, इंटरेक्शन करते हो, तो आप नई नई चीजें सीखते हो। आपको पता चलता है मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, मेरे रिलेटिव्स ये हैं, बहुत सारी चीजें आप सीखते हो। तो ये कहना ये चाह रहा है कि आप जन्मजात रूप से खाली हो, केवल आप वातावरण की सहायता से सीखते हो। और वो व्हाइट बॉक्स बोलते हैं संज्ञानवादी, वो कहते हैं नहीं, आप जन्म के साथ मानसिक क्रिया तो लेके आओगे। ब्लैक बॉक्स नहीं हो आप, व्हाइट बॉक्स हो। व्हाइट को उसने मानसिक क्रियाओं से संबोधित किया है सर। तो आप जन्म से मानसिक क्रियाएं लेके आ रहे हो, वही कह रहा है। और ये कह रहा है नहीं, कुछ नहीं लेके आ रहे आप। फिर इन्वायरमेंट से सीखोगे, आप अनुभव से सीखोगे, प्रशिक्षण से सीखोगे। अब यहां से 2-3 प्रश्न पूछ लिए। ब्लैक बॉक्स की अवधारणा का संबंध किससे है? किस विचारधारा के अनुसार बच्चा जन्म के समय कोरा कागज होता है, बाद में सीखता है वातावरण से? कौन सी विचारधारा अनुभव और प्रशिक्षण को सीखने में महत्वपूर्ण मानती है? ये तीनों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं आपके, तीनों लिख लो आप।
ब्लैक बॉक्स की अवधारणा लिख लिया आपने, आगे लिख लो। इस विचारधारा के अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार जन्म के समय बच्चा कोरा कागज होता है, कोरा कागज, खाली कागज। कर लिया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 40 हुई है क्या अभी? हाँ तो 70 तक कर लेना, 70-70 तक। ठीक है, हाँ क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है? बच्चा जन्म के समय कोरा कागज होता है, बाद में आगे कुछ लिखा क्या? कुछ नहीं लिखा। जन्म के समय कोरा कागज होता है, वह वातावरण के माध्यम से, वह वातावरण के माध्यम से अनुभव व प्रशिक्षण के माध्यम से सीखता है। वातावरण तथा कोमा लगा के वातावरण के माध्यम से तथा अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से सीखता है। अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से सीखता है। बस ये जो 4-5 बातें मैंने लिखाई हैं ये नोट कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब के सब यहां से प्रश्न बने हुए हैं, इतने महत्वपूर्ण। कोई डाउट है किसी को यहां तक? नहीं है, आगे बढ़े अपन। अब देखो ये बेसिक हो गया व्यवहारवाद क्या है। अब व्यवहारवाद के 2 पार्ट हो जाएंगे। व्यवहारवाद के 2 पार्ट हैं। एक व्यवहारवाद है पुनर्बलन व्यवहारवादी, और एक है अपुनर्बलन व्यवहारवादी। व्यवहारवाद जो सीखने की इकाई मानता है वो किसको मानता है सर? एस और आर को मानता है। किसको मानता है? एस आर। एस आर को मतलब उद्दीपक अनुक्रिया। अब ये कहता है, एक पार्ट तो ये को है, वो कह रही है कि एस और आर में पुनर्बलन की सहायता से संबंध स्थापित होगा, और संबंध स्थापित होते ही सीख जाओगे आप। दूसरा है ये कहता है एस आर में पुनर्बलन की कोई भूमिका नहीं है, पुनर्बलन से संबंध स्थापित नहीं होगा, समीपता की वजह से संबंध स्थापित होगा। तो यहां 2 विचारधाराएं, दोनों पढ़नी है आपको। इसके अंतर्गत आपको 4 व्यक्ति पढ़ने हैं। जैसे आज थॉर्नडाइक पढ़ाऊंगा मैं आपको, पावलोव आपको पढ़ना है, हल पढ़ना है, स्किनर पढ़ना है और गुथरी पढ़ना है। ये 5 लोग किस में आएंगे? पुनर्बलन व्यवहारवादी में। अपुनर्बलन व्यवहारवादी में कौन आएगा? गुथरी। मात्र एक ही पढ़ना है आपको, यद्यपि 2 और व्यक्ति हैं इसमें, वाटसन भी इसमें आता है और एसेट भी इसमें आता है। ये 3 लोग आते हैं। कौन? गुथरी कहां लिख दिया मैंने? अच्छा ये गलती से लिखा, मिलर है इसमें, मिलर। गुथरी केवल अपुनर्बलन व्यवहारवादी में आएगा, ठीक है। मेन गुथरी पढ़ना है आपको, यहाँ पे सिद्धांत केवल गुथरी का ही आएगा, और यहाँ पे जो ऊपर वाले 4 हैं वो पढ़ने हैं। मिलर का एक छोटा सा सिद्धांत था, अनुकरणीय सिद्धांत, वो 1 लाइन का है, कुछ भी नहीं है। वाटसन ने कोई सिद्धांत नहीं दिया, एसेट ने कोई सिद्धांत नहीं दिया। बस इतना सा समझना है कि वाटसन और एसेट इस बात के समर्थक थे कि एस आर में बिना पुनर्बलन के संबंध स्थापित किया जा सकता। तो ये टेबल बना लो, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा एक एक करके। व्यवहारवाद के 2 पार्ट हैं, पुनर्बलन व्यवहारवादी, पुनर्बलन व्यवहारवादी, और दूसरा क्या है? अपुनर्बलन व्यवहारवादी। पुनर्बलन व्यवहारवादी का मतलब क्या होता है? जो एस आर में पुनर्बलन को इंपॉर्टेंट मानता है,
और दूसरे कौन होते हैं जो पूर्ण बलन को मानते ही नहीं है कि पूर्ण बलन की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं। वो मैं समझा दूंगा, धीरे धीरे सिद्धांत पढ़ोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा आपके। लिख लिया सभी ने इनके तीनों दोनों के नाम। अब मैं आज की क्लास में आपको पहला सिद्धांत पढ़ाने जा रहा हूं। रिलैक्स हो जाएं आप, गहरी सांसें लें, नाक से लिया करो सांसें। रिलैक्स हैं क्या आप? कितने बच्चे को 2 से 4 बजे में नींद आती है? हाथ ऊंचे करो। बहुत अच्छे बच्चे हो आप। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्लास में इस सत्य को स्वीकार करते हो? बताओ। मैं जब बीएड करता था तो हमारे एक टीचर थे, ठीक है, तो मैथ्स के थे वैसे, बट वो फर्स्ट पेपर लेते थे। तो उन्होंने एक बात बोली कि दोपहर में स्टूडेंट को कभी नहीं सोना चाहिए। तो कई बात होती है ना, टच कर जाती हैं। मैं 2018 तक का मेरा वो टाइम था जहां तक मैंने बहुत स्टडी की, मतलब खुद के लिए स्टडी की। अब जो स्टडी है वो आप ये कह सकते हो कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए है। और ऐसा कोई डे नहीं होता जब मैं पढ़ के ही आऊँगा क्लास में, ऐसे बिना पढ़े क्लास में मैं आज भी नहीं आता हूँ। पढ़ने का मतलब साइकोलॉजी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सब याद है, सब चीज़ें। आप कोई भी टॉपिक से कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। बट मैं ये देखता हूँ कि उसमें नई चीज़ क्या आई है, वो चीज़ मैं अपडेट कर लेता हूँ। मुझे नया प्रश्न दिखता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज करना है, तो ये मैं हमेशा करता हूँ। मैं यदि बिना पढ़े आ भी गया क्लास में तो मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है। तो 18 तक मैं कभी दोपहर में कभी नहीं सोया, कभी नहीं सोया। मुझे एक दिन भी याद नहीं है। संडे मिलता था कि संडे जिस दिन है कि चलो आप संडे को फुल डे फ्री हो, बट मेरा संडे हमेशा सबसे व्यस्त रहा। मैं संडे को मॉर्निंग में बहुत जल्दी निकल जाता था और लेट नाइट ही आता था। संडे मेरा सबसे ज़्यादा, क्योंकि उस दिन या तो मैं उदयपुर जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए, या मैं सीकर जा रहा हूँ, या कोई और जगह जा रहा हूँ। तो सुबह से लेकर शाम तक 13-14 घंटे क्लासें रहती थी संडे को। तो कभी सोने का मौका भी नहीं मिला और मेरे वो चीज़ दिमाग में थी। अब कुछ वर्षों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद कई बार होता है यार, ठीक है, थोड़ा कंफर्ट जोन भी होता है आदमी का, लगता है ठीक है अपन ने अपने ड्रीम को पा लिया, सो जाते हैं। मैं सो भी जाता हूँ तो मेरे अंदर नेगेटिविटी आती है। मैं दोपहर में सो भी लिया तो मैं पॉजिटिव फील नहीं करूँगा, मुझे ऐसा लगेगा यार, मतलब अच्छा नहीं फील होता है, मेरी बॉडी रिएक्शन अच्छा नहीं करती है, क्योंकि बॉडी की कंडीशनिंग ये हो गई। बुराई सोने में नहीं है। आप 20 मिनट 10 मिनट, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम और विवेकानंद जो सोते थे, वो दोपहर में कभी नहीं सोते थे। लेकिन उन्होंने एक बात बोली ना कि जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, मतलब जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो 10 मिनट की एक झपकी लेते हैं। झपकी मतलब आप रिलैक्स हो जाते हैं उससे। तुम जो सोते हो वो रात की तरह सोते हो। पहले ढंग से दाल और रोट लेते हो। दाल हमेशा मॉर्निंग में पी हुई नशा करती है, आप इस चीज को याद रखना। और दाल के साथ आपने दही मिलाया तो 100% नशा होगा, ठीक है। फिर तुम जो सोते हो उसमें दोपहर में तुम 2 घंटे पढ़ लिए और उसमें भी तुमने सपने तक ले लिए, वो आपको रिलैक्स नहीं करेगी। ये चीज दिमाग से निकालना। अब वो तुम्हारी हैबिट बन गई। अब मान लो आप कभी दोपहर में नहीं सोए जाके आके, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होती है। तो आपने उस बॉडी को बनाया है वैसा, वो आपके लिए नीड नहीं है कि आप दोपहर में सो। समझ गए मेरी बात? तो दोपहर में सो मत, लेकिन जैसे आप क्लास लेके आए या 20 मिनट 25 मिनट आप बहुत आराम से बैठ के, जैसे चेयर पे बैठे हो, आंखें बंद करके आप रिलैक्स हो जाओ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। बट आप 2 घंटे 1 घंटे पड़े पड़े सुस्ता रहे हो, खराटे ले रहे हो जोर जोर से, ठीक है ना, सपने तक पूरे कर लिया आपने, दोपहर में 2 नए सपने देख लिए, वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो उन्होंने क्यों बताया मुझे नहीं पता, बट मैंने एक चीज़ शेयर की कि उन्होंने मुझे बताया और वो चीज़ मुझे टच की, और उसके बाद मैं कभी दोपहर में सोया नहीं। अपनी अपनी चीज़ें हैं, सबको अपने अपने जो अच्छा लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दोपहर में धन सोना बढ़िया लगे, सोया करो, कोई फर्क नहीं पड़े। आपको पॉजिटिविटी कहाँ से आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये। मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ, रिलैक्स होकर पढ़ना, समझ में आएगा।
आज हम थॉर्नडाइक पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक एक करके इसको पढ़ेंगे अपन सबको। तो पहला व्यवहारवादी जो सिद्धांत है, उसमें पहला सिद्धांत आज की क्लास का है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। ट्रायल एंड एरर थ्योरी। सिद्धांत का नाम क्या है? ट्रायल एंड एरर, प्रयास व त्रुटि। ये इसका मूल नाम है, बट एक नाम से साइकोलॉजी में काम नहीं चलता है, आपको बहुत सारे नाम पढ़ने पड़ेंगे, और बहुत सारे भी नहीं पढ़ पाओ तो कम से कम आप वो नाम जरूर पढ़ना जो ऑलरेडी आरपीएससी या पूर्व परीक्षाओं में पीवाईक्यू में वो आ चुका है। अब यहाँ मैं बैलेंस स्थापित करूंगा, मैं आपको वो नाम जरूर लिखाऊंगा जो आ गए हैं, कुछ नाम ऐसे लिखाऊंगा जो बुक्स में डाल रखे हैं, आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। प्रयास त्रुटि सिद्धांत इसका मूल नाम है। एक नाम याद करोगे तो आप केवल ट्रायल एंड एरर याद करोगे, केवल एक नाम आपको याद करना है, तो किसको याद करोगे? ट्रायल एंड एरर सिद्धांत ही आप एक ही नाम याद करोगे, बट परीक्षा में प्रश्न बहुत सारे आते हैं। दूसरा नाम इसका है संयोजनवाद। संयोजनवाद का मतलब कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तीसरा नाम इसका आप लिख सकते हैं संबंधवाद। तीसरा नाम क्या लिख सकते हैं? संबंधवाद। चौथा नाम इसका लिख सकते हैं उद्दीपक अनुक्रिया, एसआर। पांचवा नाम इसका आप लिख सकते हैं बंध सिद्धांत। बंध का मतलब होता है बॉन्ड। छठा नाम है इसका संयोजनवाद, संबंधवाद, उद्दीपक अनुक्रिया, बंध, बॉन्ड, आवर्ती का सिद्धांत, फ्रीक्वेंसी थ्योरी। ये सब नाम एग्जाम में आ गए, ये केवल बंद नहीं आया। फिर आता है हर्ष व दुख का सिद्धांत। फिर आता है परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत। ये सब नाम इसके उपनाम हैं। अब इसमें सिंपल सी बात है, सब याद कर ले तो बहुत बढ़िया, बाकी ये नाम एग्जाम में आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये सब नाम आए हुए हैं, बाकी इनमें से कोई नाम नहीं आया हुआ है। तो आप लिख सभी लें, याद करते समय आप अपने जहन में रखिएगा कि आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है, कितनी चीज़ें याद करने से काम चल सकता है, वो चीज़ें देख लीजिएगा। लिख लिया? सब नाम लिख लिए? प्रतिपादक कौन है? अमेरिका के व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक, एडवर्ड एल, ये चाहे मत याद करना, ये जरूर याद कर लेना, थॉर्नडाइक। कब दिया इन्होंने? 1898। कई किताबों में 1913 लिखा मिलेगा, एकदम गलत मिलेगा वो ना। आपको क्या करना है? 1898 में दिया था। इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था एनिमल इंटेलिजेंस। दोनों चीजें लिख लेना। अमेरिका के व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, और 1898 में इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था एनिमल इंटेलिजेंस। क्या लिखा था? एनिमल इंटेलिजेंस। देखो, इसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और सब किताबें याद नहीं करनी होती हैं। कोई एक राइटर पे अपन लें तो एक एक की 10-10 किताबें, स्किनर की कोई 10 किताब है, थोड़ी याद कर सकते हो, और याद कर भी लोगे तो क्या ही फायदा होगा। हर चीज नहीं पढ़नी, उतनो ही लेनो जीतो अभाव 50 का। अनावश्यक
खा लिया तो फिर वॉमिटिंग होगी, तय बात है। क्यों करनी वॉमिटिंग? उतना ही लेंगे, कम लेंगे, उसको अच्छे से पचाएंगे, उसको ही रिपीट करेंगे, बस यही बेस्ट तरीका है। एनिमल इंटेलिजेंस रिसर्च पेपर याद रखना इंपॉर्टेंट है। डेट ये 1898 इसको लेकर कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आरपीएससी में इसको लेकर